स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजी क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे जो पढ़ रहे थे चतुर्भुज। चतुर्भुज में हमने कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की थी, चतुर्भुज कहते किसको हैं, और आज उसी में थोड़ा सा बेसिक और जानकारी प्राप्त करेंगे कि चतुर्भुज में बाह्य कोण और अंतः कोण किसे कहा जाता है। जिसे ये चतुर्भुज आपका है, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज के यदि बाहर यानी मान लो ये ए बी सी और डी ये चतुर्भुज है, यहाँ पर यदि कोई कोण बन रहा है तो ये कोण आपका क्या कहलाएगा? बाह्य कोण कहलाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या कोण कहलाएगा? बाह्य कोण कहलाएगा। मान लो इधर भी आपको यहाँ पर ये कोई कोण बन रहा है तो ये क्या होगा? बाह्य कोण होगा। ठीक है, कौन सा कोण होगा? बाह्य कोण होगा, बाह्य कोण। ठीक है, यह बाह्य कोण होगा। यदि अंदर कोण बनता है इसके, ठीक है ना, ये वाले कोण सब क्या कहलाएंगे? अंतः कोण। क्या कोण होगा? अंतः कोण होंगे। ये अंदर वाले क्या आपके कोण होंगे? अंतः कोण होंगे। तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि अब अंतः कोण क्या होंगे और बाह्य कोण क्या होगा। अब मान लो त्रिभुज चतुर्भुज आपका ऐसे बना हो, ऐसे बना हो और यहाँ पर कोण ये बन रहा हो तो ये भी क्या होगा? बाह्य कोण होगा। ठीक है ना, यानी बाहर जो कोण बने उसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप देख लेते हैं इनके चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज के प्रकार देखते हैं। देखिए चतुर्भुज के हमारे प्रकार क्या हैं? आयत है, समांतर चतुर्भुज, वर्ग है और वर्ग चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा और पतंग चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयत को समझते हैं। आयत चतुर्भुज कैसे होगा? आप जानते हैं आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, और प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 अंश का एंगल बनाएगा। यहाँ पर क्या होगा? प्रत्येक कोण 90 अंश का एंगल बनाएगा। तो यही आपका क्या कहलाएगा? आयत चतुर्भुज। ठीक है ना, यानी आयत कहलाएगा। ये चतुर्भुज है यानी चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं से बंद आकृति है, तो ये भी चतुर्भुज की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होगा? समांतर का मतलब आप जानते हैं कि जब समान रेखाएं यानी समान दो रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर हों, यानी समान रेखाएं दो हों और उस पर रेखाओं से बंद आकृति हो तो ये क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। यानी ये समान आकृति है और इससे ऐसे आकृति से ये बंद है। ठीक है ना, ये बंद है तो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। यहाँ पर इनकी दो खाली भुजाएं क्या होंगी? आपकी समांतर होंगी। आमने सामने की भुजाएं ये दोनों क्या हैं? समांतर हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज है और इसका जो कोण होगा, ये कोण होंगे तो सम्मुख कोण बराबर होंगे इसके। ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, तब ये आपका ये समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब वर्ग में क्या होगा? वर्ग में आप जानते हैं इनकी चारों भुजाएं आपकी बराबर होंगी। ठीक है, यानी चारों भुजाएं आपकी बराबर होंगी तब आपका ये वर्ग होगा। यानी चारों भुजाएं यदि बराबर हैं तो वर्ग होगा। और आप इस पे भी इनके चारों कोण 90 अंश के होंगे, यानी पूरे कोण मतलब 90 अंश का ये होगा, 90 अंश का, 90 अंश का, 90 अंश का। ठीक है, और किसी भी आकृति के यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपका 360 अंश का होता है। ठीक है ना, 360 अंश का होगा। और सम चतुर्भुज में क्या होगा? सम चतुर्भुज में मतलब समान भुजाएं होंगी, ऐसे मतलब आकृति कोई उसकी नहीं होगी, सॉरी, जैसे ये सम चतुर्भुज होगा। यानी सम चतुर्भुज में आपकी आकृतियाँ क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है,
यानी भुजाएं क्या होंगी आपकी बराबर होंगी, सब चारों भुजाएं आपकी बराबर होंगी, तो ये समचतुर्भुज होगा। ठीक है। अब देखिए समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में आपका क्या होगा, यानी समलंब चतुर्भुज होगा, यानी समलंब यानी क्या है, दो भुजाएं यानी दो रेखाएं आपकी बराबर होंगी और इस पर ऐसे ही लंब डाला जाएगा। ठीक है ना, यानी दो रेखाएं तो बराबर होंगी, ठीक है, यानी समांतर होंगी, एक सीधी रेखा पर जा रही होंगी, मगर दो जो रेखाएं होंगी तो वो समांतर नहीं होंगी। ठीक है ना, तो ऐसे आकृति को हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। ठीक है। अब पतंग चतुर्भुज हम देख लेते हैं। तो पतंग चतुर्भुज में क्या होगा, पतंग चतुर्भुज में एक पतंग तरीके की आकृति बनेगी। ठीक है, और इस पे आपके दो संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होंगी। क्या होंगी, जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी, ठीक है, क्रम से चले, यानी ए बी सी और ए डी। ठीक है, तो यानी ये संलग्न भुजा ये हैं, तो ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ये संलग्न भुजा इसके बराबर होगी, यानी दो संलग्न जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। इसको हम क्या कहेंगे, पतंग चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें बेसिक जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम चैप्टर से सवाल लेंगे और चैप्टर के सवालों को समझेंगे। जो हमारा चैप्टर है 10A, ठीक है ना, तो देखते हैं इनके सवालों को क्या कहते हैं। देखिए आपकी ये आकृति दे रखी है, इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कितनी भुजाएं हैं। तो आप देखिए भुजा कितनी हैं आपकी, ए डी डी सी बी सी और ए बी, यानी टोटल कितनी भुजाएं हैं, 4 हैं। चतुर्भुज है तो यानी भुजाएं कितनी होंगी, 4 होंगी। तो भुजाएं कितनी हैं, 4 हैं। ठीक है, और इसके अंतःकोण कितने हैं, आप जानते हैं अंतःकोण कितने होंगे, यानी एक ये कोण हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, तो कितने हो गए, टोटल 4 अंतःकोण हो गए। ठीक, तो यहाँ पर अंतःकोण आपके क्या हो गए, 4 हो गए। सम्मुख कोण के कितने युग्म हैं, युग्म का मतलब जोड़े, तो युग्म कितने हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे। ठीक है, कितने युग्म हो जाएंगे, देखिए एक युग्म ये हो गया आमने सामने वाला और एक ये युग्म हो गया, यानी 2 युग्म है। कितने युग्म हैं, 2 युग्म हैं। ठीक है, संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं, तो जोड़े भी कितने हो जाएंगे, 2 जोड़े हो जाएंगे। ठीक है, जोड़े कितने हो जाएंगे, 2। अब कितने विकर्ण होंगे, तो आप जानते हैं विकर्ण कितने होंगे, एक ये आपका विकर्ण हो गया और एक ये आपका विकर्ण हो गया, तो कितने हो गए विकर्ण, 2 हो गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्या ए बी बी सी और ए बी सी सी डी और ए डी ए में से कोई विकर्ण है। तो देखिए यहाँ पर कोई विकर्ण इससे नहीं है ना, ए बी ये भुजा है, बी सी ये भुजा है, सी डी ये भुजा है और डी ए ये भुजा है, तो कोई विकर्ण नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कोई विकर्ण नहीं है। ठीक है, कोई विकर्ण नहीं है। अब कितने शीर्ष होंगे, आप शीर्ष जानते हैं, जहाँ पर 2 भुजाएं आपस में मिलती हैं वही शीर्ष होते हैं, तो यानी टोटल शीर्ष कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, ये 4 हो गए। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है पहला। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए डी नंबर सवाल में बोला गया था संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं। तो जोड़े देखिए, यानी जो जोड़ पर मिले वो क्या होंगे, जोड़े होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए दूसरा नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त आकृति 10.17 के आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला यहाँ पर सवाल दिया गया है कि क्यू
क्षेत्र में स्थित है, यानी क्यू किस क्षेत्र में स्थित है। तो आप देख रहे हैं क्यू कहाँ पर स्थित है, वृत्त चतुर्भुज के अंदर, ठीक है ना। तो चतुर्भुज के अंदर है तो यानी अंतः क्षेत्र पर, क्या बोला जाएगा, अंतः क्षेत्र पर, ठीक है। बोल रहा है आर कहाँ पर स्थित है, तो किस क्षेत्र पर स्थित है, आर देखिए बाहर स्थित है चतुर्भुज के, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बाह्य क्षेत्र पर, ठीक है ना, बाह्य क्षेत्र पर, ठीक है। और टी कहाँ पर स्थित है, तो देखिए टी कहाँ पर स्थित है, टी यहाँ पर स्थित है, तो आप बोल सकते हैं कि डीसी रेखा पर, ठीक है, डीसी भुजा पर, या बोल दें डीसी भुजा पर, ठीक है, डीसी भुजा पर स्थित है आपका टी। तो देखिए पहला बोला क्यू कहाँ पर स्थित है, तो क्यू देखिए अंदर है, यानी चतुर्भुज के अंदर है तो अंदर स्थित होगा। आर कहाँ पर स्थित है, तो आर बाहर स्थित है तो यानी बाह्य क्षेत्र पर स्थित होगा। और टी कहाँ पर स्थित होगा, यानी टी भुजा पर स्थित है, यानी डीसी भुजा पर स्थित है, तो ये डीसी भुजा पर स्थित होगा। इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर भी सवाल हो जाता है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका तीसरा नंबर बोला गया है कि किसी चतुर्भुज ABCD से संबंधित निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है, पूर्ति करना है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो डैश शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है, यानी आप समझिए इसे चतुर्भुज है आपका ये, ठीक है, इसको मान लेते हैं A, B, C और D, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए चतुर्भुज में क्या बोल रहा है कि दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने से क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा। सम्मुख शीर्ष यानी क्या हो गए, यानी ये सामने के, यानी ये शीर्ष और ये शीर्ष को यदि हम मिला दें तो यहाँ पर विकर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये विकर्ण बन जाएगा। ये शीर्ष और ये शीर्ष मिला दें तो क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सम्मुख शीर्ष, ठीक है ना, सम्मुख शीर्ष को मिलाने से विकर्ण बनता है। बोला है कि शीर्ष A और किसको मिलाने से, तो A और C को मिलाने से, A और C को मिलाने से विकर्ण बनेगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा C, ठीक है। A और C को जब आप मिला दोगे, A से C को मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा। फिर बोला है शीर्ष D और को मिलाने से विकर्ण बनेगा, तो D को B से आप मिलाओगे तो ये विकर्ण बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, B लिख दोगे, B को मिलाने से विकर्ण बनता है। चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे त्रिभुज में विभाजित किया जा सकता है। तो इस पे किस पे विभाजित किया जाता है, दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सकता है। यानी विकर्ण इसको मान लो एक हमने ऐसे एक विकर्ण हमने खींचा तो यहाँ देखिए दो त्रिभुज हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है, दो त्रिभुज दिख रहा है। तो यहाँ पर दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका तीसरा नंबर सवाल हो गया। यह आसान सवाल थे एकदम। अब चौथा भी बड़ा आसान है, मतलब सब उस पर सिर्फ बताना ही बताना है। तो देखते हैं चौथा भी। देखिए इस अभ्यास का 10A का ये लास्ट सवाल है, चौथा नंबर। इस पे बोला गया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी जो स्थान रिक्त दे रखे हैं उनको हमें पूर्ति करना है, यानी बताना है। तो पहला A नंबर बोला है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आपने समझ रखा था चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत के क्या होते हैं, दो कोण, चारों कोण समकोण होते हैं। आपको बताया था आयत के, यानी इस प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो यानी चारों कोण क्या होंगे, आपके समकोण होंगे, ठीक है। अब देखिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण समकोण होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर भी लिखा जाएगा चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण समकोण होते हैं ना। तो चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। समलम चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। यहाँ पर क्या बोला जाएगा, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या भरा गया, क्या हो गया पहला, यानी हमको ये पॉइंट याद भी रखने होंगे
कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आयत के चारों कोण समकोण होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं और चारों कोण समकोण होते हैं, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक युग्म समांतर होता है, यानी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होगा, समांतर होगा। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। यदि समझ में आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।